हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए हैं जो भाई मेरे किसी भी प्रकार के टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बड़ा ही अच्छा मौका है। टेट के एग्ज़ाम जो है हमारे सामने है और टेट के एग्ज़ाम की मदद से जो है किसी भी प्रकार के जो है कंपटीशन को हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। और अभी जो 69,000 जो वैकेंसीज़ आई हैं वो भर्ती हुई, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है जॉब लगी है। तो हमारे पास भी मौका है कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करने का। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेट सक्सेस की जो हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी बोरिंग हो पर आपकी ज़िंदगी को यही सुधारेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सी टेट के नोट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP इन हिंदी मीडियम। टॉपिक है पीजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हेतु बताई गई 4 अवस्थाओं का संक्षेप में विवरण निम्न है। 4 अवस्थाएं जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक की बताई है, उसको हम पढ़ेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक की संकल्पनाएं भी इसको बोलते हैं। देखिए, संवेगी पेशीय अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभव तथा उन पर पेशियों के कार्य करके समझ विकसित करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और उससे 2 वर्ष तक तो उसकी बच्चे का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, परंतु इसी 2 वर्ष के बीच में बालक क्या करता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुभव पे, ज्ञान इंद्रिय जो हमारी 5 इंद्रियां, इन्हीं के अनुभव से वो पेशीय कार्य, मतलब अपने हाथ पैर को देखना, जैसे देखकर छूना, पैर मारना, इस तरह की गतिविधियाँ जो है बच्चा करता है। इसे ही संवेदी पेशीय विकास की अवस्था कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रारंभ में बच्चा परिवर्तित क्रियाएं करता है, जैसे चूसना। फिर धीरे धीरे संवेदीय पेशी कार्य करता है, जैसे चीज़ों को बार बार गिराना। बच्चे हैं बर्तन को बार बार फेंक देते हैं, खिलौनों को बार बार फेंक देते हैं, और उनकी आवाज़ें जो आती हैं वो आवाज़ें बच्चे को अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से वो फेंकते हैं। तो ये भी इसी स्टेज का एक हिस्सा है। इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि है बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस है का संज्ञान होता है। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तभी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने देखी या सुनी या महसूस नहीं होती। मतलब जैसे हम मानते हैं कि हमारे सामने जो भी चीज़ है वो है और हमारे सामने जो नहीं है वो नहीं है, पर बालक जो इसी वक्त में कहीं आता है कि जब मैं नहीं होता हूँ ये सामान फिर भी वहाँ होता है। जैसे बच्चा एक गिलास उठा के पटक के चला जाता है, तो जब वो पटक के चला जाता है, जब वापस आता है, कहीं चला जाता है, वापस आके देखता है तो उसको गिलास वहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसको ये पता लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ उसके बाद भी जो है ये सामान वहीं है। साथ ही बालक स्वयं व विश्व में दोनों को अलग अलग वस्तु रखते हैं, अंतर स्पष्ट करने की स्थिति में भी आ जाता है। वो उसकी जो स्थिति है उसके बारे में भी अंतर स्पष्ट कर लेता है। देखिए, ये एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर को देख लेते हैं। ये पियाजे के विकास की संज्ञानात्मक की अवस्थाएं हैं। संवेदिक गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए, इसमें छोटा बच्चा 2 वर्ष तक है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। और ये जो चौथी हमारी अवस्था है ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से बड़े बच्चों के लिए। ये 4 अवस्थाएं हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। जो हमारी दूसरी है, कौन सी है, प्राक संज्ञात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष तक रहती है। पहले 0 से 2 वर्ष तक थी, दूसरी है 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है प्राक संतरात्मक और एक है अंतर्दृष्टि अवधि। प्राक संतरात्मक अवधि है, इस अवधि में यह अवधि लगभग 2 से 4 वर्ष की होती है। मतलब इसके 2 भागों में बांटा है, तो एक अवधि 2 से 4 है और दूसरी 4 से 7 है। इस अवधि में जो बालक होता है इस अवधि में क्या करता है, देखिए, इस अवधि में बालक वस्तु सामने उपस्थित न होने पर उसकी मानसिक छवि बना लेता है।
ठीक है। और बालक बाह्य जगत की विभिन्न वस्तुओं एवं व्यक्तियों की मानसिक उपस्थिति हेतु विभिन्न संकेतों का विकास करता है। तो क्या होता है कि बालक के सामने कुछ नहीं, जैसे बालक अगर गुड़िया से खेलता है, उसके पास गुड़िया नहीं भी है, तो क्या करते हैं कि कोई और चीज़ उसको दे देते हैं, कोई तकिया दे देते हैं, कोई छोटी चीज़ दे देते हैं कि ये देखो ये गुड़िया, तो बालक उसी में गुड़िया को महसूस करने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्टमेंट की कंडीशन में ले आता है। भाषा का विस्तृत प्रयोग एवं आभासी क्रियाएँ बच्चों में सांकेतिक विचारों के विकास को दिखाती हैं। जैसे भाषा, अब धीरे धीरे घर में जैसे बच्चा भाषा सुनता है तो धीरे धीरे संकेत सुनता है, संकेत देखता है, तो वहीं से कहीं ना कहीं वो भाषाएं भी सीखने लगता है। जैसे लड़की को ट्रक समझकर चलते हुए देखना, ठीक है, लकड़ी को, अब वो सोचते हैं कि लकड़ी जा रही है ट्रक से, मतलब इमेजिनेशन की उसकी जो पावर है वो उसमें बढ़ती है। बच्चे के द्वारा की गई ड्राइंग में भी उसके द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों को देखा जा सकता है, ठीक है। पियाजे ने इस अवधि को दो परिसीमाएं भी बताई, एक आत्मकेंद्रितता और एक जीववाद। इसकी दो सीमाएं हैं। आत्मकेंद्रित से तात्पर्य स्वयं के दृष्टिकोण व अन्य दृष्टिकोण में विभेद ना कर पाने की स्थिति है। मतलब उसमें अपना दृष्टिकोण है और जो दूसरे दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता। उदाहरण के लिए जैसे 4 वर्षीय अनीता जो घर पर है और उसकी माँ जो कार्यस्थल पर से फ़ोन कर रही है कि अभी इसकी बातचीत, देखिए उदाहरण दिया गया माँ। अब देखिए ये उदाहरण से बच्चे की साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे। माँ, अनीता क्या घर पर हैं? तो अनीता बोलती चुपचाप सिर हिलाकर हामी भरती है। अब वो फ़ोन पे सिर हिला रही है, सिर हिलाने से तो फ़ोन पे नहीं पता लगेगा, फ़ोन पे तो उसको बोलना पड़ेगा। तो माँ, क्या मैं भाई से बात कर सकती हूँ? अनीता फिर से सिर हिला के हामी भरती है। यहाँ पर अनीता सिर हिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि माँ को वह दिखाई और सुनाई पड़ रहा है, जबकि फ़ोन पे तो दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई पड़ता है। तो यह समझ पाने की स्थिति नहीं है कि माँ को उसका सिर हिलना दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दूसरी पढ़ते हैं जीववाद। देखिए हमने यहाँ पर इन्होंने इसकी दो बताई है, आत्मकेंद्रितता और जीववाद। तो आत्म केंद्रितता का तो आपने उदाहरण देख लिया, ये जीववाद का उदाहरण देखते हैं। यह भी प्राक संक्रियात्मक चिंतन की एक अन्य सीमा है। इसमें बालक सभी वस्तुओं को सजीव समझता है, मतलब सोचता है कि सभी चीज़ों में जान है, कल्पनाएं करता है तथा यह सोचता है कि सभी संजीवों की भांति यह कार्य करती है। जैसे कहना है पेड़ ने पत्ते को तोड़ दिया और पत्ता नीचे गिर गया, जीववाद का उदाहरण है। बच्चा बादल, पंखा, कार आदि को सजीव मानता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं इसकी अंतःदर्शी अवधि। यह अवधि 4 से 7 वर्ष की होती है। इसकी दूसरी अवधि है। इस अवधि में बच्चे प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को जानना चाहता है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी जो मानसिक डेवलपमेंट है, मानसिक कैसे वो होता है। पियाजे ने इसे अंतर्दृष्टि अवधि इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा इस अवधि में अपने ज्ञान व समझ के बारे में पूर्णतः जानते हैं, किंतु वो कैसा जानते हैं, वो क्या जानते हैं, इससे काफ़ी हद तक अभिन्न हैं। अर्थात वे बहुत सी बातें जानते हैं किंतु उनमें तर्कसंगत चिंतन की कौन सा है। उदाहरण के लिए गणित में अगर वो घटाना गुणा कर पाते हैं, किंतु उनको प्रयोग कहाँ करना है, क्यों करना है, ये नहीं समझ पाते। अब छोटा सा बच्चा अगर आप उसको मल्टीप्लाई देंगे तो वो 4 अक्षरों की 5 अक्षरों की भी मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड भी कर देगा, पर उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना होगा तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं इसकी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की है तीसरी अवस्था लगभग 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। मतलब ये अवस्था की शुरुआत होती है 7 वर्ष से और ये चलती कब तक है, 12 वर्ष चलती है। हालांकि इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्कशक्ति की जगह तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। मतलब अब बच्चा इमेजिनेशन नहीं करता, कभी फाल्स जो दावे नहीं करता, अब उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। परंतु बालक समस्या समाधान हेतु मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है, परंतु वो अपनी बुद्धि के हिसाब से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और वो निर्भर करता है दूसरी स्थितियों के ऊपर। उदाहरण के लिए 2 ठोस वस्तुओं से संबंधित समस्या हेतु बालक आसानी से मानसिक स्वीकृति कर लेता है, किंतु यदि उन वस्तुओं को ना देकर उनके बारे में शाब्दिक कथन दिया जाए तो समस्याएं अमूर्त होने के कारण उसे हल नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को हम मल्टीप्लाई गुणा करके दे देते हैं तो वो गुणा आराम से करके उसको क्वेश्चन को हल कर लेगा, पर अगर प्रैक्टिकली अगर उसको आप इतनी टॉफ़ी दे देंगे, इतने बच्चे हैं, इसको इतने डिवाइड करना, तो शायद वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो वो आपको बता देगा कि उसमें 1000 ग्राम होते हैं। पर अगर उसी बच्चे से आप पूछेंगे कि 1 किलो रुई हल्की होगी या 1 किलो क्या भारी होगा, लोहा या रुई, तो वो बता देगा कि लोहा भारी होगा, क्योंकि जबकि वेट बराबर है। तो कहीं ना कहीं बच्चा उस समय उतना उसका दिमाग का यूज़ नहीं कर सकता।
इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु की भिन्न भिन्न विशेषताओं के पर एक साथ विचार कर सकता है। वे मूर्ख संक्रियाओं के मानसिक रूप में प्रयुक्त कर पाते हैं। बच्चे यह समझने लगते हैं कि 2 गुना 2 4 हुआ, तो 4 से जब भाग करेंगे 2 को 2 होगा। इस अवधि में बालक समस्या समाधान को देखने हेतु निम्न परीक्षण किया जा सकता है। जैसे पदार्थ के परीक्षण में बच्चे को मिट्टी के 2 समान गोले दिए जाते हैं और उसमें एक गोले को लंबा व पतला आकार बना देते हैं। तत्पश्चात बच्चे से पूछा जाता है कि अब दोनों मिट्टी का मूल गोला व लंबी व पतली आकृति में से किसमें ज़्यादा मिट्टी है। तो 8-9 वर्षीय बच्चे आसानी से बता देंगे कि मिट्टी की मात्रा समान है, जबकि प्राक संक्रियात्मक अवधि के बच्चे लंबी और पतली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा बताते हैं। एकदम वही उदाहरण है जो मैंने आपको दिया है। इस समस्या का उत्तर देने के लिए बालक को मानसिक रूप से सोचना होता है कि गोले से ही लंबी व पतली आकृति बनाई गई है, जिससे यदि पुनः गोला बनाएंगे तो फिर वैसी हो जाएगी। इस समस्या को प्राक समस्या अवस्था बच्चे केवल एक ही विशेषता लंबाई व चौड़ाई पर ही ध्यान रखता है, जबकि मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दोनों पर ध्यान रखता है। अब जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था के मुख्य 3 जो हैं संतुल्य विकास लेते हैं। देखिए, संरक्षण, बालक तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। संबंध क्रमिक संबंधी समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं, जैसे घटते या बढ़ते क्रम वस्तु को लगाना। वर्गीकरण, वस्तुओं के गुण के अनुसार वर्गों व उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता भी बच्चों में आ जाती है। और इसके बाद देखिए आखिरी में है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार यह चौथी अवस्था है, जो कि लगभग 11 वर्ष से आरंभ होती है। यह वयस्कावस्था तक चलती है, मतलब 11 से होकर वयस्क, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता, लगभग 18 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला व तार्किक हो जाता है। मतलब इसकी 4 देखिए खासियत बता दें कि कैसा हो जाता है। अधिक अमूर्त हो जाता है, अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, लचीला और तार्किक हो जाता है। औपचारिक संक्रिया अवस्था में चिंतन की अमूर्त गुणवत्ता मौखिक कथनों की समस्या हल करने की क्षमता में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए यह तार्किक उत्तर है कि अगर a बराबर b है तो b बराबर c और a बराबर b c होगा को उनके कथन स्वरूप में रखा जाए तो वे आसानी से निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। वे निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग समस्या हल में करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तर का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो थी जो हमारा टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे मिलकर। मैं भी आप ही की तरह एक जॉब एस्पिरेंट हूँ और इस वीडियो में बहुत सारी कमी होगी। एक तो कमी ये है कि ज़्यादा फास्ट मैंने पढ़ दिया है, और परंतु मेरा आप सभी से जो भी लोग देखने वाले हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप डालिए इसको, क्योंकि जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो उसको ज़रूर 1-2 बार देखेंगे और ये जो पॉइंट्स हैं हमें लर्न हो जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारे भाई बंधु यार दोस्त है वो भी पढ़ लेंगे और हमारी भी रिवीजन हो जाएगी। और किसी भी तरह की शर्माहट घबराहट कुछ नहीं, हमें केवल अपने स्टडी पे कॉन्सेप्ट करना है और अगली फेज़ में जॉब को लेना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। थैंक यू।